साथियों, 4-5 दिन पहले ही हमारे पास एक सज्जन आए थे। उम्र होगी 77-78 साल की, काफी स्वस्थ हैं और एक्टिव भी हैं, काफी धार्मिक भी हैं, सब तरह से सुखी भी हैं। तो उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी वो अपनी पुत्र वधू की कुंडली के संबंध में आए थे और उनकी कुंडली भी हमारे पास थी। वो काफी वर्षों से हमारे पास आते रहे हैं। तो उन्होंने अचानक एक सवाल पूछ लिया कि मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा। अब यह सवाल बहुत कम आता है, आप में से ज्यादातर के पास तो ऐसा कोई सवाल आया भी नहीं होगा। अब देखिए, जो बाकी जितने भी योग होते हैं वो सब तर्क की कसौटी पर कसे हुए होते हैं। इसका मतलब कि जैसे आपने अपने योग को देखकर किसी को ये बताया कि इस समय में तुम्हारी शादी होगी, इस समय में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इस समय में तुम्हारा विदेश गमन होगा, तो उन सब की रिकन्फर्मेशन मिलती रहती है। तो उन योगों के ऊपर बिल्कुल पकड़ बन जाती है। लेकिन यह एक ऐसा सवाल है कि इसकी कोई रिकन्फर्मेशन हो नहीं सकती। यानी मोक्ष में गया हुआ व्यक्ति वापस आकर यह तो बताने से रहा कि मेरा मोक्ष हो गया या मेरा कहीं जन्म हो गया। तो इसके लिए कुछ सूत्र हैं, उन पर हमने कुछ काम किया था कुछ। तो आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि यह मोक्ष होता कैसे है। मोक्ष की अवधारणा हमारी हिंदू संस्कृति में पुरातन समय से ही रही है। ज्योतिष ग्रंथों में भी इसके ऊपर योग दिए गए हैं और एक हिंदू होने के नाते मैं भी इस पर विश्वास करता हूँ, आप में से भी कई करते होंगे। हालांकि क्रिश्चियनिटी और दूसरे धर्मों में सिर्फ एक ही जन्म मानते हैं, लेकिन हम 84 लाख योनियों को मानकर चलते हैं। तो मोक्ष की अवधारणा अवश्य इसमें रहेगी ही। अब हमारे ज्योतिष शास्त्रों में यह बताया गया है कि केतु मोक्ष का कारक, यदि 12वें भाव में केतु बैठा हो उस जातक का मोक्ष हो जाता है, यह बताया गया। अब यहाँ पर यह बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि लग्न में हमारा जन्म होता है और 12वां भाव है प्रयाण का। तो इसीलिए सर के बल आदमी पैदा होता है और पूरी जीवन यात्रा करते हुए पंजे के बल चला जाता है। आप में से कईयों ने देखा होगा कि मृत्यु उपरांत जब अर्थी निकालते हैं तो मृतक के पैर आगे होते हैं, सर पीछे होता है। इसलिए यह अवधारणा तो बिल्कुल सही है। और इस अवधारणा से हम जो केतु को मीन राशि का स्वामी बताते हैं वह भी सत्य प्रतीत होती है। इसमें कोई शंका ही नहीं है कि कन्या का स्वामी राहु है और मीन का स्वामी केतु है। ये तो कालांतर में कुछ कड़ियां हमारे शास्त्रों की गुम हो चुकी, इसलिए यह संदेह खड़ा हो गया है। खैर, ये एक अलग विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं मोक्ष की अवधारणा की। अब यहाँ पर मेष लग्न में तो केतु ही द्वादशेष होंगे। बाकी लग्नों में यहाँ केतु के बजाय द्वादशेष को लेना चाहिए कि द्वादशेष कौन है। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र स्वामी का इस ग्रह के रोल देने में बहुत बड़ा हाथ रहता है। यह एक लंबी थ्योरी है जो बाद में भविष्य में कभी आपको बताएंगे। जब यह प्राइमरी कार्य पूरा हो जाएगा तब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स को तो हम यह बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं और वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन यह यहाँ पर विस्तारित रूप से बाद में बताएंगे कि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होता है वो किस तरह से फल देता है, लग्न का नक्षत्र किस तरह से फल देता है। यह एक बहुत बृहद विषय है जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ द्वादशेष की मोक्ष के साथ क्या स्थिति है इस पर विचार कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 स्थितियां बनती हैं। यदि द्वादशेष सप्तमेश के नक्षत्र में बैठा है तो यहाँ अगला जन्म होगा और अवश्य होगा, और वो होगा स्त्री के रूप में। और द्वादशेष यदि अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा है तो अगला जन्म होगा किसी सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव के रूप में। अब मोक्ष कब होगा? द्वादशेष यदि अपने ही किसी नक्षत्र में बैठा होगा तो वह व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगा। वह किसी भी भाव में बैठा हो, यहाँ 12वें भाव में बैठना जरूरी नहीं है, वह किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन अपने नक्षत्र में बैठा हुआ होना चाहिए। यदि द्वादशेष अपने किसी नक्षत्र में बैठा है तो उस व्यक्ति का मोक्ष अवश्य हो जाएगा। तो ये हमने आज आपसे यूं ही चर्चा की, याद आ गई थी, उन व्यक्ति का फोन आया था तो आपसे शेयर की। इस संबंध में आप लोगों के भी कोई अनुभव हो, आप लोगों से भी कोई रिसर्च इसमें की हो तो अवश्य साझा करें, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस
इसका कंफर्मेशन नहीं है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इसका रिकन्फर्मेशन नहीं है, यह थ्योरियां हैं। और चूंकि हम हिंदू संस्कृति से हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ थ्योरियां दी हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारा कार्य सिर्फ यही है कि उनके ऊपर रिसर्च करें और उनकी सत्यता को परखें। जो कड़ियां छूट गई हैं, कालांतर में गायब हो गई हैं, उनको जोड़ें और इस ज्योतिष को और सम्माननीय और विश्वसनीय बनाएं। तो अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।